जय हिंद दोस्तों। जब देश 1947 में आजाद हुआ था तब भारत की सीमाएं चाइना के साथ में साझा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जरा ये आप मैप में देखिए, ये रहा चाइना। चाइना के बाद में ये जो बीच में हिस्सा होता था ये होता था तिब्बत का। भारत की सीमा चाइना के साथ में यहाँ पे कोई साझा नहीं हो रही थी। ये आप देख सकते हो। यहाँ भारत की सीमा अगर किसी के साथ लग रही है तो वो किसके साथ लग रही थी? तिब्बत के साथ। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लियर कट कह दिया गया कि हमारी कोई भी सीमा चाइना के साथ साझा नहीं होती है। हमारी सीमा अगर साझा होती है तो वो होती है तिब्बत के साथ में। लेकिन चाइना की एक विस्तारवादी नीति शुरू से रही है। चाइना क्या करता था कि जो भी उसको स्टेट उसके आसपास लगा हुआ है, जो भी हिस्सा चाइना के आसपास लगा हुआ है, चाइना हमेशा उसको कब्जाने की कोशिश करता था। और एकदम से उसको कब्जाने की कोशिश नहीं करता था। चाइना के द्वारा कोशिशें की जाती थी सलामी स्लाइसिंग के द्वारा। अब सलामी स्लाइसिंग क्या है उसको भी हम समझेंगे कि हमारे भारत के ऊपर चाइना हर बार कोशिश करता है सलामी स्लाइसिंग के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हुआ, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो हुआ, सिक्किम वाला हिस्सा हुआ, इनको कब्जाने की। तो चाइना के द्वारा हुआ क्या? समय आता है 1950। 1950 में चाइना इस तिब्बत के ऊपर अटैक कर देता है। चाइना कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है तिब्बत इतना शक्तिशाली नहीं है, तिब्बत के पास में इतनी फोर्सेस नहीं है कि तिब्बत चाइना से लड़ सके। इसीलिए चाइना 1950 में तिब्बत के ऊपर अटैक करता है और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे ही चाइना के कब्जे में तिब्बत आता है, फिर चाइना की सीमा किसके साथ साझा होने लगती है? भारत के साथ। और भारत और चाइना के बीच में तब से ही जो डिस्प्यूट है वो चला आ रहा है और ये डिस्प्यूट आज तक चल रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना फिर से ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के अंदर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना सड़कें बना रहा है, चाइना गांव बसा रहा है, आर्टिफिशियल जो गांव है वो बनाने की कोशिशें कर रहा है। इस तरह के काम चाइना के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। यहाँ की एक जनजाति है नागा जनजाति, उस जनजाति के द्वारा जब ये चीजें देखी गई तो गवर्नमेंट इस चीज को नकारती हुई नजर आई। लेकिन इतनी नासमझ वो जनजाति नहीं है कि वो ये चीजें बता ना पाए। वो झूठ बताएगी कि चाइना के द्वारा ये सब चीजें की जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये डिनाई किया जा रहा है हर समय पे कि चाइना के द्वारा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाइना के द्वारा हो रही है, तभी तो जो नहा जनजाति है वो इस तरह के बयान दे रही है। तो हम देखते हैं कि चाइना के द्वारा तिब्बत के ऊपर जब अटैक किया गया उसके बाद क्या हुआ? 1959 में चाइना ने सोचा कि तिब्बत के अंदर पहले ही हमने कब्जा कर लिया। लेकिन तिब्बत के अंदर सरकार किसकी चल रही थी? तिब्बत के अंदर सरकार चलती थी दलाई लामा की। दलाई लामा कौन है? एक धार्मिक गुरु है। ये पूरे तिब्बत के अंदर जो है रूल करते हैं और तिब्बत को किस तरह से चलाना है उस तरह का काम इनके द्वारा किया जाता है। हुआ यही कि चाइना को लगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा तो तिब्बत वालों के अंदर चाइना के प्रति वफादारी कैसे आएगी? तिब्बत वालों के अंदर चाइना के लिए जो काम करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, वो कैसे जागेगी? चाइना ने किया 1959 में तिब्बत के ऊपर फिर से कब्जा। जो दलाई लामा है वो यहाँ से फिर भाग करके आए। वो भाग करके कहाँ आ गए? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रुके हुए हैं। अब ये यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप इनका तिब्बत द्वारा आए हुए दलाई लामा रुके हुए हैं। वो पूरा का पूरा ग्रुप इनका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रुका हुआ है। होता यही है, चाइना के द्वारा इस तरह के जब काम किए जाते हैं तो भारत के अंदर इसका विरोध करना शुरू किया जाता है। उस समय पे हमारे पंडित नेहरू हुआ करते थे। पंडित नेहरू को लगता था कि जैसे ही चाइना तिब्बत वाले हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है तो चाइना की बाउंड्री अब भारत के साथ में साझा होने लगी है, तो क्यों ना चाइना के साथ में रिलेशन अच्छे कर लिए जाए। चाइना के साथ में बातचीत करके चाइना को ऐसा किया जाए कि चाइना भारत के साथ में अच्छे रिलेशन में रहे। पंडित नेहरू चाइना भी जाते हैं, चाइना की यात्रा करते हैं, चाइना के साथ में बातचीत वगैरह करते हैं और चाइना के ऊपर इतना विश्वास जता लेते हैं, हमें यह लगने लगता है कि चाइना कभी भी भारत के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती भी यही रही कि उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाए। उम्मीद रखी कि चाइना के द्वारा कभी भी भारत के साथ में धोखा नहीं किया जाएगा। जैसे ही पंडित नेहरू इंडिया वापस आए, चाइना के द्वारा देखा गया कि भारत अभी कमजोर है, भारत की सेना अभी इतनी एक्टिव नहीं है, इतने उनके पास हथियार नहीं है। क्योंकि हमारे देश में उस समय पे थी भुखमरी, हम वैसे ही परेशान थे। हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका हमें सुअर को खिलाने वाले गेहूं जो है वो दे देता है। आज वही गेहूं हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा खरपतवार के रूप में चल रहे हैं। तो इस तरह के गेहूं भी आपने देखे। ये चीजें हम जूझ ही रहे थे हमारी परेशानियों से, हमारी इकोनॉमी से, हमारी भी यहाँ पे भुखमरी से और बढ़ती हुई जनसंख्या से। चाइना को लगने लगा कि यही मौका है भारत के ऊपर अटैक करने का।
और यही मौका है अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने का। चाइना ने भारत के ऊपर 1962 में धोखाधड़ी से युद्ध किया। हम ये युद्ध हार जाते हैं और चाइना के हिस्से में ये इतना हिस्सा चला जाता है। पूरे कश्मीर का 10% हिस्सा चाइना के कब्जे में चला गया, 30% हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हमारे पास बचा क्या? 60% हिस्सा। अब हुआ क्या, ये अक्साई चीन वाला जैसे हिस्सा चाइना के पास गया, चाइना ने यहां से एक सड़क बनानी शुरू की। चाइना ने सड़क क्यों बनाई? चाइना का मानना था कि अगर तिब्बत को कनेक्ट करना है पूरे जो मेन लैंड सिंजियांग प्रोविंस है उससे, तो हमें ये जो अक्साई चीन है यहां से होकर के एक सड़क गुजारनी होगी। और चाइना ने वही सड़क 1962 के बाद से बनानी शुरू कर दी। तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया। अब बनानी थी चाइना को सड़क। चाइना ने सड़क बनानी शुरू की, क्योंकि चाइना पहले यहां से ऐसे घूम करके आता था, अब चाइना को यहां से सीधा आने में फायदा मिल रहा था, इसलिए सड़क बना ली। अब भारत सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी। चाइना को पता था कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, ये हिस्सा मेरे कब्जे में आ चुका है, अब क्या ही होगा। इसीलिए चाइना के द्वारा जब 1962 में यहाँ पे युद्ध किया गया था, तो ये जगह चाइना के द्वारा छोड़ी नहीं गई, क्योंकि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी युद्ध किया था, यहाँ पे भी उसने अपनी सेना घुसाई थी। उस समय पे इसे नेफा कहा जाता था। इस हिस्से में जब चाइना ने अपनी सेना घुसाई, तो चाइना ने थोड़े दिन बाद अपनी सेना यहां से वापस पीछे ले ली। लेकिन इस हिस्से में चाइना पीछे नहीं गया, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। एक वजह तो ये थी कि उसको यहां से रोड बनानी थी, दूसरी वजह ये थी कि ये जो हिस्सा था ना, ये वाला अक्साई चीन वाला, ये हिस्सा चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट यूं हो गया क्योंकि यहां पर थे 250 से अधिक ग्लेशियर, और इस हिस्से से जो है साफ पानी निकल करके जाता है। ग्लेशियर का जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा क्लीन होता है, और उसको बनाने के लिए कहां पे यूज किया जाता है? जो सेमीकंडक्टर आते हैं ना, उसकी चीफ का वेवर बनाने में उसका यूज किया जाता है। अब वो पानी चाइना यूज करेगा। चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट पानी है, इतना इंपॉर्टेंट जगह है कि वो सेमीकंडक्टर बनाने में सबसे आगे निकल सकता है, सभी कंट्री को पीछे छोड़ सकता है, मोनोपोली जो है सेमीकंडक्टर के मामले में खुद की अप्लाई कर सकता है। इसीलिए चाइना ने कोशिश की कि ये हिस्सा वो कभी छोड़े नहीं, और आज तक अक्साई चीन उसने छोड़ा नहीं है, और अक्साई चीन वो कभी छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको इतना बड़ा बेनिफिट है यार। वो क्यों छोड़ेगा जब उसको पता है कि ये मामले से उसको कितना बड़ा फायदा मिल रहा है, कितने पैसे कमा रहा है वो। सेमीकंडक्टर के मामले में जो ताइवान की मोनोपोली हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया उसने, इसलिए वो अक्साई चीन वाला हिस्सा कभी भी भारत को नहीं लौटाएगा, और भारत ले भी नहीं सकता। आज हम जरूर चाइना के बराबर पहुंचे हैं, लेकिन सेना के मामले में हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अगर देखा जाए तो भारत आज भी फिर भी चाइना से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है। इसलिए भारत चाइना से युद्ध लड़ भी नहीं सकता। अब अगर हम देखें कि हमारी जो सीमाएं है वो कितनी ज्यादा साझा होती है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ में 3 सेक्टर में भारतीय सीमा साझा होती है। यह है वेस्टर्न सेक्टर, यह है मिडिल सेक्टर, और यह है पूर्वी सेक्टर। हुआ क्या, चाइना के यहाँ पे थे माओ जेडोंग, उनके द्वारा 5 फिंगर वाला जो फॉर्मूला है वो चाइना को दिया गया। इन्होंने कहा कि चाइना की 5 फिंगर है, और ये 5 फिंगर कहाँ पे? दक्षिणी तिब्बत वाले हिस्से में। एक है अक्साई चीन, एक है नेपाल, एक है सिक्किम, एक है भूटान, और एक है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 फिंगर वाला जो फॉर्मूला है वो चाइना को दिया गया है। इसीलिए चाइना जो है इन 5 फिंगर को अपनी मानता है। चाइना का कहना है कि ये सब कुछ मेरा है। वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है। दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्सा है जिसका नाम है तवांग मठ, और यहाँ पे है तिब्बत मठ। अब तिब्बत मठ और तवांग मठ दोनों के रिलीजन और कल्चर सेम है, इसीलिए चाइना कहता है कि तिब्बत वाला जो हिस्सा है, जो तवांग वाला हिस्सा है, वो भी तिब्बत का हिस्सा हुआ। इसीलिए तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा बन चुका है। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इस तरह के बयान चाइना के द्वारा दिए जाते रहे हैं अक्सर। चाइना छोड़ता नहीं है ये हिस्से को। दूसरी बात, चाइना के अब तिब्बत वाले लोग क्या है, वो परेशान हो चुके हैं चाइना से। वो चाहते हैं कि अब चाइना हमें फ्री कर दे, क्योंकि चाइना के द्वारा इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। इनको जो है दबा दबा करके रखा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब देखिए ये न्यूज में चाइना के द्वारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है तिब्बत के अंदर रहने वाले बच्चों का, और उनको जबरदस्ती सोल्जर बनाने की कोशिश की जा रही, जबरदस्ती इनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंदर बच्चे हैं, उनके साथ में देखिए कितना ट्रेंड कर दिया गया, कितने पढ़ाकू है, कितने समझदार बच्चे हैं। नहीं, उनका बचपन पूरा छीना गया है। उनके साथ में कितनी जबरदस्ती चाइना के द्वारा की गई है, आप वो देखिए। चाइना इनको इतने इतने से बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, इनको समझा रहा है। इनको क्या समझा रहा है? इनको ये कह रहा है चाइना कि आपके जो कर्तव्य है वो किसके प्रति है? वो है आप चाइना के प्रति। आप दलाई लामा के प्रति आपके काम मत करिएगा, क्योंकि तिब्बत के अंदर सारे काम दलाई लामा के पीछे होते हैं। दलाई लामा जैसे कहते हैं वैसा काम होता था। तो तिब्बत, चाइना का कहना है कि तिब्बत वालों आप सोच लो,
आपके लिए जो भी काम करेगा चाइना करेगा। आपकी जो वफादारी है वो चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति है, आपकी वफादारी अब दलाई लामा के प्रति नहीं है। इस तरह की माइंड वॉश चीजें चाइना के द्वारा सिखाई जा रही है। अब भारत की जो सीमा है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। अब तीनों सेक्टर में डिवाइड होने की वजह से सीमाओं के नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। चाइना क्या है, चाइना ये सीमा मानता है जिसे एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 से खींची गई है। उससे पहले भारत की ये सीमा हुआ करती थी जिसको बोलते हैं 1865 में एक सिविल सेवक हुआ करता था जिसका नाम है W.H. जॉनसन। इसको बोला जाता है जॉनसन लाइन। भारत इस जॉनसन लाइन को मानता है जिसमें अक्साई चीन भारत के हिस्से में बताया गया है। लेकिन चाइना क्या मानता है, चाइना मानता है ये मैकडोनल्ड लाइन जिसमें अक्साई चीन सिंजियांग प्रोविंस का हिस्सा बताया गया है। और चाइना का कहना है कि अक्साई चीन सिंजियांग प्रोविंस का हिस्सा है। उसने यहाँ से जो सड़क निकाली है वो सड़क खोना नहीं चाहता। यहाँ से जो 250 ग्लेशियर है उनका पानी वो खोना नहीं चाहता क्योंकि उसकी बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, जो पैसे वगैरह है वो अच्छे से कमा रहा है, तो चाइना क्यों छोड़ेगा, इसीलिए चाइना छोड़ना ही नहीं चाहता। अब ये जो लाइन है ये एलएसी हो गई। ये वाली जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन, हम मैकमोहन लाइन भी मानते हैं। हमारा कहना है कि मैकमोहन लाइन खींची गई है तो हम यही मानेंगे। चाइना यहाँ पे मैकमोहन लाइन नहीं मानता। चाइना का कहना है कि जो मैकमोहन लाइन थी वो किन किन कंट्री के बीच में डिसाइड की गई थी, वो डिसाइड की गई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत वालों के बीच में। अब चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो तिब्बत से बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको बात करनी होगी चाइना के साथ में। आप चाइना के साथ में जब बात करोगे तभी हम मानेंगे मैकमोहन लाइन। आप उनके साथ में डिसाइड करो कि कौन सी लाइन है। तो 1914 में हुआ शिमला समझौता, उसके बाद में हुआ पंचशील समझौता। चाइना किसी को भी नहीं मानता। चाइना का कहना है कि आपको अगर अब वो डिसाइड करना है तो हमारे साथ करिए। इसीलिए चाइना की सेना काफी अंदर तक पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है। भारतीय सेना यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए जा ही नहीं पाती, पता नहीं क्या, भारतीय सेना को भेजते ही नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। चाइना की सेना आ जाती है तो हम आवाज नहीं उठा पाते। इस तरह के काम चलते रहते हैं। ये आप देखिए, ये है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये है तवांग वाला हिस्सा जो कि मैंने आपको बताया। चाइना इसको दक्षिणी तिब्बत मानता है। ये है हमारी मैकमोहन लाइन जो कि चाइना इसको मान नहीं रहा। चाइना हमारे यहाँ पे अंदर तक, काफी अंदर तक आकर के पेट्रोलिंग कर लेता है। इसी तरह से चाइना के द्वारा ये सब कुछ चीजें की जा रही। कहाँ कहाँ पे चाइना के द्वारा डिस्प्यूट नहीं किया गया, गलवान वैली में, पेंगोंग त्सो लेक में, डेमचोक में। यहाँ पे तो सड़क बना दी उसने डेमचोक में, तो 80 किलोमीटर लंबी। और भारत का कहना है कि ये सड़क हम यूज करेंगे, लेकिन चाइना कहता है कि आप कैसे यूज कर लोगे। चाइना का कहना है कि आप जो यहाँ पे मानसरोवर की यात्रा करने की कोशिश करते हो इस रास्ते से, हम नहीं करने देंगे। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। नाथुला दर्रे के ऊपर उसने कोशिश की थी। यहाँ पे जो डोकलाम वाला हिस्सा है वहां आकर के बैठा हुआ था। नाथुला में 1967 में अगर भारतीय सेना ना भगाए चाइना को तो पूरा सिक्किम जो है आज उसके कब्जे में आ जाए। तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा भारत को कब्जे में लेने की कोशिशें की जा रही है और आज भी चाइना के द्वारा ये सब चीजें चल रही है। भारत सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। चाइना को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि हम कोशिश से चाहे कि ये खूब कर ले कि चाइना के द्वारा भारत के अंदर एंटर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि चाइना के द्वारा काम किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इसको सिर्फ नकारते हुए आ रही है। देखना होगा कि भारत सरकार क्या रिएक्शन देती है या क्या कोई डिसीजन लेती है नहीं। ये सारी चीजें फिलहाल में देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।